हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज, आखिरी बेंच से। आज का नया टॉपिक है अपना थॉमसन मॉडल। सबसे पहले सर जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे थॉमसन, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए मॉडल दिया। इस मॉडल में क्या था, सभी जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, मतलब सभी एटम्स होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जो एटम होगा वो पूरा का पूरा एज ए न्यूट्रल होगा, उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने चाहिए, तभी वो न्यूट्रल बन सकेगा। उसने विजुलाइज किया कि पॉजिटिव चार्ज, जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म स्प्रेड होता है ऑन ए थ्रू आउट ए स्पेयर ऑफ एटॉमिक, जो जितना भी एटॉमिक एटम है उसकी जो सारी स्पेयर है उसके यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। उसका डायामीटर होता है, एटॉमिक डायमेंशन होता है 10⁻⁻10 मीटर में, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इतना उसका डाया होता है, बहुत कम डाया होता है। तो थॉमसन मॉडल में दो ये बातें थी, और उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें यूनिफॉर्मली और पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें उसने ऐसा बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो ये बताया था थॉमसन ने। इसके अलावा और क्या क्या बातें बताई, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पार्टिकल, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्वल होगा पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, यानी कि टोटल न्यूट्रल होगा एटम। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे प्लम्स इन ए पुडिंग, तो इसको इस प्रकार से प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि उसने बताया कि जैसे तरबूज के अंदर बीज व्यवस्थित होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो कभी बोल दिया जाए एग्जाम के अंदर प्लम पुडिंग मॉडल क्या है या फिर वाटरमेलन मॉडल क्या है, तो जो थॉमसन का मॉडल है उसी को ऊपर वाटर मेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। अब जे थॉमसन की जो थ्योरी थी इसमें इतना ही बताया इसने, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, इसने क्या ओनली न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होने चाहिए, यही बता पाया ओनली। और इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लाइक रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में कुछ नहीं बता सका। तो यही था, इतना सर जे थॉमसन ने इतना ही मॉडल दिया था, ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट अपना जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने सबसे पहले 1909 में, सन 1909 में एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक पतली पन्नी ली गोल्ड की, वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड अबाउट फ्यू टेंस ऑफ नैनोमीटर, उसके ऊपर फाइन स्ट्रीम ऑफ एल्फा पार्टिकल, मतलब वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड थी, उसके ऊपर उसने एल्फा पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, एल्फा पार्टिकल हो सकते हैं जैसे हीलियम हो सकता है, या फिर जो भी रेडियोएक्टिव तत्व हैं, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारे एल्फा पार्टिकल की तरह यूज ले सकते हैं इनको। तो इनमें एल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड करवाया वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, और उसका जो डिफ्लेक्शन है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी ZNS की, जिंक सल्फाइड की, तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन प्राप्त किया, और उससे जो डेटा बने उनको रिकॉर्ड किया, उन डेटाओं के हिसाब से उसने फिर अपना मॉडल दिया। तो ये इसका रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था।
इस एक्सपेरिमेंट की अपन ग्राफिकल इमेज देखते हैं। इसमें क्या था कि उसने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जो कि एज ए अल्फा सोर्स माना जाता है। तो ये क्या हो गया, अल्फा सोर्स। अल्फा सोर्स के बाद यहाँ पे लगा दिया कंडेंसेटर नैरो बीम बनाने के लिए, ताकि एक ही जगह फोकस हो सके, कंडेंस कर सके। ये हो गई गोल्ड फॉयल। इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार किया और अल्फा पार्टिकल का बम्बार करने से जो डिफ्लेक्शन आया वो ZNS की स्क्रीन पे है। ये ZNS की स्क्रीन है जो साइड में दिख रही है। इसके ऊपर जो ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन प्राप्त किया। इनके हिसाब से कुछ उसने अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस, रदरफोर्ड ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय ए वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे गुजर गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के और डेविएशन के। सेकंड क्या था, जो अल्फा पार्टिकल थे कुछ वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तीसरा क्या था, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, मतलब बहुत कम ऐसा अल्फा पार्टिकल थे, मतलब एक या दो मान सकते हो आप, वो सीधे 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, मतलब जिस पथ से गए थे, पाथ से गए थे, उसी पाथ पे वापस आ गए। कुछ अलग ऑब्जर्वेशंस और हैं, उनके हिसाब से ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, इनके हिसाब से उसने कंक्लूजन्स निकाले। क्या क्या कंक्लूजन निकाले, जो एटम है वो एक्सट्रीमली होलो है और उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, बिकॉज 99% अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए बिना किसी डिफ्लेक्ट के। इसका मतलब उसमें अधिकांश भाग होलो या खाली भाग है। सेकंड क्या, वेरी फ्यू पार्टिकल, मतलब बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एक्सटेंट तक डिफ्लेक्ट हुए। ये क्या इंडिकेट करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उनका मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये बहुत कम मास है, इसके वजह से ये कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को, तो इनकी वजह से कुछ ज़्यादा असर नहीं हो पाता है अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन पे। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला, वहां पे पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अंदर नहीं जा पा रहे, मतलब उससे पास नहीं हो पा रहे और उसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 180 डिफ्लेक्शन हुआ था जिन अल्फा पार्टिकल्स का, वो बहुत कम है, तो वहां पे जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन के अंदर है, मतलब ये पूरा होलो स्फीयर है, इसमें इतना सा ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। दो सेंटर ऑफ द एटम होता है। अब इन कॉन्क्लूजन से क्या बात निकल के आती है, एक कॉन्क्लूजन डायग्राम से देखते हैं अपन। अल्फा पार्टिकल्स थे, ये सेंटर ऑफ द एटम है, इसके कारण से 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ 120 पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ 90 पे डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन अधिकांश मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास हो गए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से। तो इसके बेसिस पे रेडियस कैलकुलेट की उसने। रेडियस क्या कैलकुलेट की, रेडियस ऑफ एटम किस ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 की, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस ऑर्डर की होती है एटम की रेडियस। और जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसकी जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे। अब इनके बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल देखते हैं। इसके हिसाब से जो न्यूक्लियर मॉडल आया, उसने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल गुजर गए, इसका मतलब होलो स्फीयर है। तो उसने क्या बताया कि जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज एक सेंटर पे होता है जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके चारों तरफ होलो स्फीयर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें न्यूक्लियंस होते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियंस। उनमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे होलो स्फीयर में,
और जो उनका मास होता है नेग्लिजिबल होता है और उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड जो पॉइंट है वह कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था। इसकी पुष्टि तो जे थॉमसन ने भी कर दी थी, लेकिन उसने कुछ अलग बातें बताई रदरफोर्ड ने, इसलिए ये बात भी इसने बताई कि पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन पाथ्स एंड ऑर्बिटल्स, सर्कुलर पाथ एंड ऑर्बिटल्स। यानी कि एटम है वो एज ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, तो इसको प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड की फिफ्थ पॉइंट आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है वो दोनों, मतलब जो नाभिक है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं, मतलब इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। सिक्स्थ पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स रहे होंगे कुछ भी, तो ड्रॉबैक्स में क्या है कि उसने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो कोई भी पॉजिटिवली मतलब चार्ज बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक मैकेनिक्स वो अपनी एनर्जी को लूज करती है बाय रेडिएशन, मतलब रेडिएशन आपसे अपनी एनर्जी को लूज करेगी और अपनी एनर्जी लूज करती जाएगी टाइम के साथ, और वो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस में समा जाएगा और उसकी स्ट्रक्चर कोलापाइज हो जाएगी। तो इसका ये ड्रॉबैक्स था। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड हैं न्यूक्लियस के अंदर और उनकी एनर्जीज क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया रदरफोर्ड मॉडल। तो ये उसके ड्रॉबैक्स थे। अब असाइनमेंट है जो सेल्फ असेसमेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स बताओ। ड्रॉबैक्स बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, एक तो उसने वो नहीं बता पाया कि स्कैटरिंग मेथड था जो रदरफोर्ड ने बताया था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। सेकंड, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ अल्फा पार्टिकल सोर्स आर यूज्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। हीलियम ले सकते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जैसे पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये अपन रेडियोएक्टिव सोर्स एज ए अल्फा पार्टिकल्स यूज में ले सकते हैं। गिव रीजंस और फॉर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। एक तो यही था कि उसने जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बताया था उसके कारण क्लासिक मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रेडिएशन के कारण लूज करता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में समा जाएगा और उसका स्ट्रक्चर कोलापाइज हो जाएगी। सेकंड था इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता पाया। ये थे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।